हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनसाइट एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। तो इनसाइट काउंसलिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं। इनसाइट काउंसलिंग मेथड में ये कह रहे हैं कि अपने खुद के इमीडिएट एक्सपीरियंस से जब कोई अपने आप को देख सकता है बाहर आके, मतलब आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर जब देखते हो तो उसको बोलते हैं गेनिंग इनसाइट। Stepping outside of one's immediate experience and to think about oneself from the perspective of an observer। मतलब आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से बाहर आके अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर देखो कि आप क्या कर रहे हो। और यही चीज़ हमारा एम होती है जब हम काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर समझ सको कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। उसको हम इंसाइट बोलते हैं। Insight is a major goal of both psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy। मतलब psychoanalysis हो या psychodynamic therapies हो, उनका मेजर गोल यही है कि आप इंसाइट गेन कर पाओ, अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाओ, ताकि आप ये समझ दूसरे की नज़रों से ये समझ पाओ कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ गलत हो। तो इंसाइट को इन्होंने डिफाइन किया है, इंसाइट इज द सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ वंस मोटिव और बिहेवियर। अपने खुद की नॉलेज हो, अपने मोटिव के बारे में नॉलेज हो, सिग्निफिकेंस की नॉलेज हो उस मोटिव की, और अपने इनएप्रोप्रिएट और इरेशनैलिटी को भी पहचान सके। तो अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं एज एन आउटसाइडर, तो हम वहाँ पे बायस होके ऑब्जर्व नहीं करते, हम अपने आप के अंदर दोनों चीज़ें नोट करते हैं, जो हम सही कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, साथ में जो हम इनएप्रोप्रिएट कर रहे हैं या इरेशनल कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ इनसाइट काउंसलिंग क्या है? इनसाइट इज एन इंटीग्रल प्रोसेस इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोसेस वेयर द क्लाइंट मेक्स कनेक्शन बिटवीन न्यू इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन थेरेपी एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो इनसाइट में क्या होता है कि जो हमें नई चीज़ पता चलती है अपने बारे में, उसको हम करंट जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है उसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। काउंसलिंग और इंसाइट का क्या आपस में रिलेशन है? तो इंसाइट रिकॉग्नाइजेस दैट द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बिगिंस विद आस्किंग द राइट क्वेश्चन। तो इंसाइट के लिए हमें सबसे पहले तो राइट क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। शुरुआत में क्लाइंट अपने आप से वो क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहा होता, वो इतना केपेबल नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना परेशान होता है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। तो साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को हेल्प करता है उन चीज़ों से अवेयर होने में जो उसके वेल बींग को अफेक्ट कर रही हैं। तो उस टाइम साइकोलॉजिस्ट का पहला काम होता है कि सही क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद अवेयरनेस बिल्ड करना। सेकंड हमारा जो काउंसलिंग में पर्पस होता है कि अवेयरनेस कैसे बिल्ड करें। इंसाइट प्रमोट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट बाय जनरेटिंग एन अवेयरनेस इनटू देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम, कि खुद की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस, उसके कॉजेज के बारे में अवेयरनेस, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इस चीज़ के बारे में उसको अवेयर करवाना। इंसाइट कैन हेल्प क्लाइंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। इंसाइट से क्या होता है, क्लाइंट्स को ये रियलाइज हो सकता है कि उनके फुल पोटेंशियल क्या है, वो कितना अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को और बेटर बनाने में, इम्प्रूव करने में। इंसाइट एक्चुअली रेफर्स टू दी ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेशंस बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट। तो इंसाइट एक्चुअली होता है क्या है, जहाँ पर थेरेपिस्ट और क्लाइंट आपस में लंबे समय तक बातचीत करते रहते हैं, और उस ट्रीटमेंट से क्या होता है, धीरे धीरे क्लाइंट अपने बारे में समझना, जानना शुरू कर देता है। थेरेपिस्ट इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है उससे कि उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते खुद ही क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे समझने लग जाता है। तो इंसाइट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ थेरेपीज आ जाती है, जिसमें से साइकोडायनामिक, साइको एनालिटिक, ये थेरेपीज भी इंसाइट थेरेपीज ही बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है, इंसाइट अपना जो है उनको समझना, अपने लिए इंसाइट गेन करना, अपने लिए नॉलेज गेन करना। तो थ्योरी ऑफ इनसाइट थेरेपी इज अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ मोटिवेशन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट इन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। तो जब किसी को इंसाइट हो जाता है, अपने मोटिवेशन की अवेयरनेस हो जाती है कि उसका बिहेवियर किससे मोटिवेटेड है, तो उससे उसकी थॉट्स पे कंट्रोल आ जाता है, इमोशंस पे और बिहेवियर पे। तो गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू हेल्प इंडिविजुअल डिस्कवर रीजंस एंड मोटिवेशन फॉर हिज बिहेवियर। इस थेरेपी का मतलब, इंसाइट थेरेपी का गोल क्या है कि कोई भी पर्सन जो है अपने बिहेवियर के पीछे के रीजंस, कि वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है, और मोटिवेशंस उसको समझ सके, अपनी फीलिंग्स के और थिंकिंग के जो भी उसके पीछे रीजंस हैं।
फिर साइको एनालिसिस में ये कह रहे हैं कि जो साइको एनालिटिक थेरेपीज हैं, वो जो थ्योरी है वो सब इंसाइट के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉइड ईड ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं, जो आपस में तीनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं साइकिक एनर्जीज। फिर साइको एनालिटिक थ्योरी और साइको एनालिसिस फ्रॉइड की सेकंड थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें न्यूरोटिक एंजाइटी के बारे में भी बात करी है, जहाँ पे ईगो जो है उसके रिएक्शन की बात करिए कि जब वो एंग्शियस हो जाता है तो क्या करता है, प्रीवियसली रिप्रेस्ड जो इम्पल्सिस होती हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे कभी कभी लोग रिप्रेशन में चले जाते हैं, रिप्रेशन मतलब रिग्रेस हो जाते हैं और वो अपने पुराने स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ वो बचपन में जैसे बिहेव कर रहे थे बड़े होकर भी उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो न्यूरोटिक एंजाइटी में इस तरीके से ईगो क्या करता है, अपने पुराने पास्ट में चला जाता है और उस तरीके से बिहेव करने लगता है जैसे वो करता था पहले जब वो ईड के इन्फ्लुएंस में था। तो द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ईगो एनकाउंटर्स अ सिचुएशन दैट रिमाइंड्स इट ऑफ अ रिप्रेस्ड चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पे उसको कोई रिप्रेस्ड चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट याद आ जाता है। ठीक है, साइको एनालिटिक थेरेपी ट्राइज टू रिमूव द अर्लियर रिप्रेशन। अब इस थेरेपी में क्या करते हैं, उस रिप्रेशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं रियलिटी का यूज करके। सो द चाइल्डहुड रिप्रेशन हैड प्रिवेंटेड द ईगो, और उस रिप्रेशन ने क्या किया था, उस ईगो को पकड़ के रखा हुआ था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और हमने उसी उसी चीज से ईगो को बाहर निकालना है। तो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट साइको एनालिटिक टेक्निक्स। तो कुछ टेक्निक्स हैं इस थेरेपी में जो हमने फर्स्ट यूनिट में भी बात करी थी। फ्री एसोसिएशन है, जहाँ पे क्लाइंट कुछ भी अपने बारे में बता सकता है बिना सोचे, विदाउट एनी इनहिबिशन, बिना रोके अपने आप को। जो चीज़ वो कहना चाहता है धीरे धीरे उसके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जैसे कभी कभी नहीं होता, हम बात करते करते ऐसी बात हमें याद आ जाती है जो हमें पहले नहीं याद आ रही थी, और वो बिना किसी गिल्ट और शेम के वो बोल सकता है। उसके बाद काउंसलर इज एबल टू प्रोवाइड इंसाइट टू द क्लाइंट रिगार्डिंग। फिर काउंसलर उस टाइम पे हेल्प कर रहा है, इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अभी क्लाइंट इतना केपेबल नहीं है। तो इंसाइट से क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम को क्लाइंट फेस कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है और रूट कॉज को समझ पाता है। वंस द कॉज इज नोन, जब वो रूट कॉज पता चल जाता है तो उस रूट कॉज को हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर एक और टेक्निक है इसमें ड्रीम एनालिसिस, जिसमें पर्सन जो है वो जब सोता है तो उसको किस तरह के ड्रीम्स आते हैं वो ड्रीम्स एक्सप्रेस करता है थेरेपिस्ट के सामने। तो वो ड्रीम के मीनिंग को एनालाइज और इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है कि वो जो ड्रीम में देख रहा है उससे उसकी लाइफ में क्या रिलेशन है, किस वजह से वो आ रहा है। तो ड्रीम्स आर इंटरप्रेटेड एंड थेरेपिस्ट हेल्प द क्लाइंट टू डेवलप इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो ड्रीम्स के थ्रू उनकी प्रॉब्लम की कॉज को समझा जाता है। फिर ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट को ही अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट करता है। Another technique is transference. Through transference, the psychoanalyst gain insight into the childhood origin of मतलब जैसे अगर कोई क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट की तरफ कुछ अग्रेसिव सा बिहेव कर रहा है तो उससे उसको पता चलता है थेरेपिस्ट को कि ये बचपन में किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो आज मेरे सामने वो चीज़ दिखा रहा है। तो फोकस ऑफ साइको एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ डिफेंसेस, कि वो किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का उस टाइम यूज़ कर रहा है। द काउंसलर ट्राइज टू इंटरप्रेट द क्लाइंट बिहेवियर। तो क्लाइंट के बिहेवियर को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है उसके डिफेंसिव नेचर को पॉइंट आउट करके, और इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द क्लाइंट टू रियलाइज दैट शी इज़ अवॉइडिंग द टॉपिक। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट कोई टॉपिक अवॉइड करता है क्योंकि उसको एंग्जाइटी होती है, तो उसको कन्फ्रंटेशन करना है उस एंग्जाइटी से, उसको उसको फेस करना है एंग्जाइटी को। तो उस टाइम पे वो पिन पॉइंट करता है थेरेपिस्ट के, देखो अब यहाँ पे आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं करना है, तो वरना अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल अप्रोच आ जाती है। तो यहाँ पे तो एजम्पशन ये होता है कि जो डिसऑर्डर बिहेवियर होता है दैट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट मोटिवेशन एंड नीड। तो हम क्लाइंट की मोटिवेशन और नीड की अवेयरनेस जब बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिसऑर्डर बिहेवियर है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस किस पे है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे है। जो क्लाइंट की फ्रीडम ऑफ चॉइस है और उसकी फ्री विल है, फ्री विल क्या करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी चॉइसेस करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की। फिर इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी में बताया है कि पर्सनालिटी को 2 टर्म्स में बांट दिया था कार्ल यूंग ने, एक बोला था एक्सट्रोवर्ट और एक बोला था इंट्रोवर्ट।
एक्सट्रोवर्ट जो है बहुत आउटगोइंग होते हैं, इंट्रोवर्ट जो मतलब ज़्यादा अंदर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो कार्ल युंग ने अपनी थ्योरी में ये दो टर्म्स यूज करे थे। फिर डेवलपिंग अ पर्पस, डिसीजन मेकिंग, सेटिंग अ गोल्स आर अदर कंपोनेंट्स ऑफ कार्ल युंग थ्योरी। बाकी इन्होंने इसमें ये भी बोला था अपनी थ्योरी में कि एक पर्पस डेवलप करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मीनिंगलेस हो जाती है लाइफ। डिसीजन मेकिंग हमें आनी चाहिए सही तरीके से, गोल्स होने चाहिए जो हमें वो करने हैं, फॉलो करने हैं। तो फ्रॉइड बिलीव दैट अ पर्सन्स करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। Jungian theorists often focus on dreams, fantasies and other things that come from or involve the unconscious। तो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉइड पास्ट के ऊपर ज़्यादा टिके रहते थे, लेकिन जो कार्ल युंग और जो बाकी थ्योरिस्ट हैं कार्ल युंग की थ्योरी जो फॉलो करते हैं, वो ड्रीम्स, फैंटेसीज और दूसरी चीज़ें जो अनकॉन्शियस में है उसको ज़्यादा फोकस करते थे, जो अनकॉन्शियस में चल रहा है उनके, और उस चीज़ को अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लेके आने के ऊपर ज़्यादा फोकस था। फिर कार्ल युंग की थ्योरी में 3 लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियस हैं, वो हमने कल भी डिस्कस किए थे यूनिट 1 में, कि जो कॉन्शियस हो गया, एक पर्सनल और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियस है। तो साइकोडायनामिक थ्योरी में और भी लोग थे, जैसे मैंने बताया था कि गैब्रियल अलेक्जेंडर हो गए, या ये सारे वो लोग हैं जो साइकोएनालिटिक थ्योरी से इंस्पायर होके जिन्होंने अपनी इसमें इसी फील्ड में इन्होंने काम किया था, डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर या अनकॉन्शियस मोटिवेशन के ऊपर। तो ये सब लोग किस पे फोकस ज़्यादा करते हैं कि पास्ट में, चाइल्डहुड के ऊपर फोकस रहता है कि पास्ट में किस तरह के फीलिंग्स थी, किस तरह के एक्सपीरियंस थे। तो रिप्रेस्ड पर्सनल अनरिजॉल्व इश्यूज आर स्टोर्ड हेयर, कहाँ पे, जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें स्टोर्ड हैं वो हमें परेशान करती हैं। एंड यूंग बिलीव दैट टू फुली अंडरस्टैंड पीपल, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वन हैज़ टू अप्रिशिएट अ पर्सनस ड्रीम्स एंड नॉट जैसे, मतलब यूंग ये कह रहे हैं कि सिर्फ पास्ट को मत ढूंढो, उसके ड्रीम्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करो कि वो प्रेजेंटली क्या सपने देखता है, उसके ड्रीम्स क्या हैं। Through analytical psychology, the therapist and patient work together to uncover both parts of the person, address conflict existing in the person। तो कार्ल यूंग की थेरेपी में वो उसके पास्ट के अलावा उसके ड्रीम्स को भी एनालाइज करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर एल्फ्रेड एडलर भी थे, इन्होंने भी अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी बनाई थी, जहाँ पे ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सन एज अ होल बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग सोसाइटी, कि मतलब वो पर्सन इंडिविजुअल भी इम्पोर्टेंट है और उसके आसपास की सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये इंडिविजुअल है ये गोल डायरेक्टेड है, इसका एक अपना गोल है जो ये अचीव करना चाहता है, ये एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है और अपने खुद के फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी के बारे में बात करी थी, कि जो अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं वो सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को इन्फीरियर मानने लगते हैं, उनके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये कह रहे हैं कि अल्फ्रेड क्लेम्स दैट अ पर्सन्स फुलफिलमेंट वाज बेस्ड ऑन डूइंग थिंग्स फॉर द सोशल गुड, और हर एक पर्सन जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ही काम करता है, उसके पर्सनल गोल्स भी कुछ अच्छा करने के लिए ही होते हैं। तो इनकी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी थी, क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको इन्होंने फिनोमिनोलॉजी भी बोला हुआ है, वर्किंग टू हेल्प पेशेंट्स गेट ओवर द इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस। अब ये कहते हैं कि जैसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब हम अपने गोल्स नहीं रीच कर पाते हैं। तो इसका मतलब आपने अपने गोल्स इतने अनरियलिस्टिक बनाए हैं, इतने इलॉजिकल बनाए हैं कि आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं, अपने इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस को ठीक करो, तब आपके अंदर से ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स निकलेगा और आप सुपीरियर बन पाओगे। सो द टेक्निक इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गुड थेरेप्यूटिक रिलेशन बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट। तो दोनों क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक रिलेशन म्यूचुअल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल और अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे वो थेरेपी करेगा। और पेशेंट का जो सोशल इंटरेस्ट इंक्रीज करने में फोकस ज़्यादा रहता है, कि जो पेशेंट जो है उसका सोशल इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाए, और साथ साथ उसकी सेल्फ को लेके अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर एग्जिस्टेंशियल थ्योरी थोड़ी सी फिलोसफिकल थ्योरी है, जहाँ पे हमारे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
हमारी लाइफ में हमारा क्या गोल है, तो हमें अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारे अंदर किस तरह की एबिलिटीज़ हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे क्या पोटेंशियल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये रियलिटी पे बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट रियलिटी पे, कि अभी हम क्यों हैं यहाँ पे। फोकस इज नॉट ऑन द टेक्निक बट एग्जिस्टेंशियल थीम। तो यहाँ पर टेक्निक से ज़्यादा फिलोसफिकल थीम है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको अनकवर करना ज़रूरी है। अनकवर कॉमन थीम्स अकरिंग इन द पेशेंट लाइफ। पेशेंट डिस्कवर दैट दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ टू द फुल पोटेंशियल एंड लर्न व्हाट दे मस्ट डू। धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में उनको पेशेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि वो जो है अपनी लाइफ पूरे अच्छे तरीके से लीड नहीं कर रहे हैं, और उनको कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ को पूरी कैपेसिटी में जीने के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगलेस बना रखी है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। So as patient become more aware of themselves, the result of their action, they take more responsibility of life. तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि हमें और एक्टिव होना है और अब अपने लाइफ से कुछ बेटर करना है। देन फिर वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपीज आती है। ये सारी इंसाइट थेरेपी है। पेशेंट को, क्लाइंट को वो इंसाइट ही तो मिल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब इंसाइट में आती है। तो ये नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लाइंट को अपनी तरफ से कुछ जवाब नहीं देते हो, कुछ आप बताते नहीं हो। ये कार्ल रॉजर्स की थेरेपी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है आज के टाइम पे, काफ़ी फेमस है। इसमें 4 स्टेजेस हैं: डेवलपमेंटल स्टेज, नॉन डायरेक्टिव स्टेज, क्लाइंट सेंटर्ड स्टेज, फिर पर्सन सेंटर्ड स्टेज। तो इसमें एजम्पशन क्या होता है कि ह्यूमन नेचर और किस तरीके से ह्यूमन नेचर एंड पीपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एजम्पशंस। लाइक ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज, रॉजर्स बिलीव दैट पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। एक तो ये चीज़ कि अपनी लाइफ के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में भी था। और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा है पेशेंट्स को लेके। वो ये बिलीव करती है कि वो ऑलरेडी एक फुली फंक्शनिंग पर्सन है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, वो ऑलरेडी एक फुली फंक्शनिंग पर्सन है, बस उनको उस चीज़ को रियलाइज़ करना है। तो इट इज़ बेस्ड मोर ऑन द वे ऑफ बीइंग रेदर देन थेरेपी टेक्निक, कि किस तरीके से हम अभी हैं प्रेजेंटली। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करना, केयर करना इंस्टेड ऑफ डायग्नोसिस एंड एडवाइस। खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपनी केयर करो, अपने फुल कैपेसिटी को रीच करो। ये सारी चीज़ें इसमें कही जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, जैसे क्लाइंट है वो एंग्शियस है और इनकॉन्ग्रुएंट है, हार्मनी नहीं है, मतलब वो सोचता कुछ है करता कुछ है, वो इनकॉन्ग्रुएंसी है उसके अंदर, वो मन में कुछ और चाह रहा है लेकिन वो बोल कुछ और रहा है। एंड बी इन कॉन्टैक्ट विद द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट मस्ट बी जेन्युइन। थेरेपिस्ट जेन्युइन होना चाहिए। थेरेपिस्ट के वर्ड्स और फीलिंग्स जो है वो भी उस तरीके से होने चाहिए जो उसकी जेन्युइननेस को दिखाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में। थेरेपिस्ट मस्ट एक्सेप्ट द क्लाइंट एंड केयर अनकंडीशनली। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो कि बहुत फेमस टर्म है, वो यही है कि थेरेपिस्ट जो है उसको क्लाइंट को एक्सेप्ट करे अनकंडीशनली, जो भी क्लाइंट शेयर कर रहा है उसको सुने ध्यान से। In addition, the therapist must understand the patient thoughts and experiences and relay the understanding to the patient. तो जो भी थेरेपिस्ट समझ रहा है उसके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस वो उसको पेशेंट को बताए, क्लाइंट को, कि आपकी बात से मुझे ये लग रहा है, इनडायरेक्टली नॉन डायरेक्टली, ठीक है। So therapeutic change in the patient will take place and personal growth, higher consciousness can be reached। धीरे धीरे इन बातों से क्या होगा, उसको खुद ही इंसाइट गेन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्लाइंट को हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है। फिर जेस्टॉल थेरेपी आ जाती है। जेस्टॉल थेरेपी जो है इसमें फेडरिक पर्ल्स ने जो काम किया था, जिन्होंने फोकस किस पे किया था, परसेप्शन पे एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल इंडिविजुअल। मतलब पूरा जो एज अ होल हम किस तरीके से अपने आप को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने खुद के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, अपनी फीलिंग्स के बारे में, और अपनी जो भी हम इस टाइम पे सेंस कर पा रहे हैं, जो भी हम परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन को लेके अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। डिस्ट्रॉल थेरेपी में दोनों ही चीज़ें हैं, ह्यूमनिस्टिक भी है और एग्जिस्टेंशियल, दोनों एस्पेक्ट हैं। मतलब ये कह रही है कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली गुड होते हैं और वो गुडनेस जो है वो शो करनी चाहिए हमें। लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम डिनाइल में होते हैं, डिनाइल स्टेट में होते हैं, तो वो गुडनेस जो है हमारी ख़त्म हो जाती है और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
तो यहाँ पे वो लोगों को क्रिएटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं rather than प्रॉब्लमेटिक, कि हम जो लोग होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको बस अपनी अवेयरनेस नहीं होती, वो कुछ चीज़ों को फोकस करते हैं, मतलब वो बेकार चीज़ों पे फोकस करते हैं और अच्छी चीज़ों को बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड में मतलब वो उस चीज़ों को देखते ही नहीं है जो अच्छी है उनके लिए, और वो जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं और अपने सराउंडिंग्स को पूरे तरीके से अवेयर नहीं होते, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रेजेंट पे फोकस ज़्यादा रहता है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रूम एट दैट टाइम, कि उस रूम में जहाँ वो बैठे हैं उस टाइम पे उनको उस टाइम क्या हो रहा है उनके साथ, उस पर फोकस ज़्यादा रहता है रेदर देन पास्ट में। और जो पास्ट है उसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं, बात करते करते उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है, पर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्वेश्चन ऑफ वाई इज डिस्करेज, इसमें वाई का क्वेश्चन डिस्करेज किया जाता है कि क्यों ऐसा करा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, वाई नहीं इतना पूछा जाता है। बिकॉज ट्राइंग टू फाइंड कॉजेज इज पास्ट, मतलब उनको लगता है कि हम अगर कॉज ढूंढेंगे तो मतलब हम पास्ट में जा रहे हैं किसी के, तो इनको पास्ट में जाना जेस्टॉल थेरेपी में बिल्कुल भी नहीं ठीक लगता है। और थेरेपिस्ट प्ले अ रोल टू, पेशेंट्स आर समटाइम फोर्स्ड और इवन बुलिड इनटू द अवेयरनेस ऑफ एवरी मिनट माइन्यूट डिटेल। तो यहाँ पे अपनी आसपास की छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल को फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। अवेयरनेस को कहते हैं क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव मतलब जो चीज़ क्योर कर रही है, क्या अवेयरनेस, आप अवेयर नहीं हो इसलिए आपको प्रॉब्लम है। जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, जो आप फील कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, अभी प्रेजेंटली जो सोच रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो कि अभी आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सिर्फ गलत चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्या आप पॉजिटिव चीज़ें छोड़ रहे हो बैकग्राउंड पे, क्या आपकी सोच सिर्फ गलत चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, आप क्या सोच रहे हो प्रेजेंटली, आपके ऊपर क्या आ रहा है। द गोल ऑफ Gestalt therapy is to help patient understand and accept their needs and fears। अपने नीड्स को, फियर्स को समझो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपने गोल्स को रीच करने के बारे में सोचो। तो मतलब हेयर एंड नाउ इसका जो वर्ड माना जाता है, फेमस है, हेयर एंड नाउ मीन्स प्रेजेंट में अभी आप क्या रियलाइज कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। फिर इसके बाद इनसाइट काउंसलिंग के बाद हम अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।